सारा का सारा गेम किस चीज का है? सारा का सारा गेम मांग और पूर्ति का है। मांग और पूर्ति का है, और मांग और पूर्ति किस पर निर्भर करती है? मुद्रा की मात्रा पर। मुद्रा की मात्रा कम हो गई तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो कीमत कम होगी, कीमत कम होगी तो उत्पादक को नुकसान होगा, उत्पादक को नुकसान होगा तो वो निवेश कम करेगा, निवेश कम करेगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो बेरोजगारी उत्पन्न होगी, और साथ ही साथ जीडीपी कम होगी और मंदी आ जाएगी। बताया था कल। मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो गई तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, उत्पादकों को फायदा होगा, वो निवेश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कीमत बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। दोनों ही चीजें दिक्कतकारी हैं। कल हो गई थी इसके बाद। आज ये देखते हैं मुद्रा होती क्या है, मुद्रा में क्या क्या शामिल होता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि मुद्रा होती क्या है। मुद्रा भी एक वस्तु होती है, मुद्रा एक वस्तु होती है, पावरफुल वस्तु होती है, शक्तिशाली वस्तु होती है, और इस अन्य वस्तुओं के लेन देन में इस वस्तु को मध्यस्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यूज किया जाता है, बस वही मुद्रा है। तो मुद्रा क्या हो गई? वह शक्तिशाली वस्तु जिसे अन्य वस्तुओं के लेन देन में मध्यस्थ के रूप में काम में लिया जाए। अन्य वस्तुओं के लेन देन में मध्यस्थ के रूप में काम में लिया जाए। क्लियर ना? वो क्या कहलाती है? मुद्रा। लिखिए, वह शक्तिशाली वस्तु वह शक्तिशाली वस्तु जो अन्य वस्तुओं के लेन देन में वह शक्तिशाली वस्तु जो अन्य वस्तुओं के लेन देन में मध्यस्थ के रूप में प्रयुक्त की जाती है, क्या कहते हैं उसको? मुद्रा कहते हैं। अन्य वस्तुओं के लेन देन में मध्यस्थ के रूप में प्रयुक्त की जाती है, मध्यस्थ के रूप में प्रयुक्त की जाती है, क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? ध्यान से देखना। एक होती है सुलभ मुद्रा और एक होती है दुर्लभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा को सुगम मुद्रा भी कहते हैं और दुर्लभ मुद्रा को दुर्गम मुद्रा भी कहते हैं। बिना शर्त, या यूं कह दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बाजार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा तो एक शब्द है, बाजार अलग शब्द है। तो वो दुकान जहां पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का लेन देन होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार। वो दुकान जहां पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का लेन देन होता है, आप डॉलर को रुपए में, रुपए को फ्रैंक में, फ्रैंक को यूरो में, यूरो को युआन में, युआन को पाउंड स्टर्लिंग में, इनमें चेंज करो
करवा लो, वो बाजार क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार। तो जिस मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में मांग तो कम है और पूर्ति ज्यादा है, वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, उसको बोलते हैं सुलभ मुद्रा। जिस मुद्रा की कहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में मांग कम और पूर्ति अधिक है, यानी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। सुन लो एक बार, कैसी स्थिति होगी? डिमांड लेस देन सप्लाई, ये वाली स्थिति होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में, ठीक है। और दुर्गम मुद्रा मुश्किल से मिलती है, मांग ज्यादा होती है, पूर्ति कम है, मुश्किल से मिलती है, लिख दो। जिस मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में मांग अधिक और पूर्ति कम है, मुश्किल से मिलती है ना, क्या कहलाती है ये? दुर्गम मुद्रा। कैसी स्थिति होती है? डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, ये वाली स्थिति होती है, वो होती है दुर्गम मुद्रा। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार क्या होता है? वो बाजार बोल दो या दुकान बोल दो, है ना, या कोई भी प्लेटफॉर्म जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का लेन देन होता है। वह बाजार या वो दुकान जहां पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का लेन देन होता है। ये एक्सचेंज वाली दुकानें नहीं होती, वेस्टर्न एक्सचेंज वगैरह है, ठीक है, इनमें जाकर आप चेंज करवा सकते हो, बैंक में जाकर भी आप चेंज करवा सकते हो, तो बैंक भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार हो गया। वैसे सारा का सारा पावर आरबीआई के पास है, लेकिन आरबीआई ने अपने एजेंट बना रखे हैं बैंकों को, तो उनको पावर दे रखा है कि रुपए को डॉलर में, डॉलर को फ्रैंक में आप बदल सकते हो। क्लियर? ये बात समझ में आ गई क्या? पक्का? लिख लिया? कहो तो मिटा दूं? मिटा दूं? एक होती है सस्ती मुद्रा और एक होती है महंगी मुद्रा। सस्ती मुद्रा और एक होती है वो मुद्रा जो आसान शर्तों पर, कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाए। आसान शर्तों पर, कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाए, वो तो सस्ती। कठोर शर्तों पर ऊंची ब्याज दर पर उपलब्ध हो, वो होती है महंगी। लिखिए,
आसान शर्तों पर कम ब्याज दर पर उपलब्ध होने वाली मुद्रा और कठोर शर्तों पर अधिक ब्याज दर पर उपलब्ध होने वाली मुद्रा। लिख दिया, समझ में आ रहा है। एक होती है साहब प्लायमान मुद्रा, हॉट मनी बोलते हैं इसको। हॉट मनी प्लायमान मुद्रा, हॉट मनी। प्लीज एक बार बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। आपने के पास में 100 रुपए थे, आपने ए कंपनी में निवेश कर दिया 10% ब्याज दर पर, 10% रिटर्न मिलेगा आपको। बी कंपनी आई और वो कह रहे हैं कि हम 12% रिटर्न देंगे। वो पैसा आपने यहां से निकाला और यहां डिपॉजिट करवा दिया। सी कंपनी आई, उन्होंने कहा कि हम 16% रिटर्न देंगे। यहां से वो मुद्रा निकाली और यहां निवेश कर दी। डी कंपनी आई, उन्होंने कहा कि हम 18% देंगे। यहां से पैसा निकाला और यहां इन्वेस्ट कर दिया। बी ने कहा इनको पैसों की जरूरत पड़ गई, इन्होंने कहा हम 20% रिटर्न देंगे। यहां से निकाला, यहां कर दिया। ये जो मुद्रा है जो कम प्रतिफल से ज्यादा प्रतिफल की ओर गतिमान होती है, इसको बोलते हैं हॉट मनी। एक आप क्या करते हो कि इन्वेस्टमेंट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो और उसको फिर कम ज्यादा से मतलब नहीं होता, वो हॉट मनी नहीं होती है। लिखो कम प्रतिफल से अधिक प्रतिफल की ओर गतिमान मुद्रा। लिख लिया। अगला लिखिए प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मनी, जिनको नोट जो प्लास्टिक के बनते हैं ना वो नहीं आते, उनको तो पॉलीमर नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? पॉलीमर नोट। ये पॉलीमर नोट नहीं है, ये प्लास्टिक के कार्ड्स को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। प्लास्टिक के जो कार्ड्स होते हैं उनको प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं, जिनके माध्यम से बिना करेंसी नोट के आप परचेजिंग और सेलिंग कर सकते हैं। आपके पास एटीएम कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, प्रीपेड कार्ड होगा, आप लेके जाएंगे, बिना नोटों के आप परचेजिंग कर लेंगे, सेवाएं उपलब्ध आपको हो जाएंगी। ठीक है ना? क्या कहेंगे उसको? प्लास्टिक मुद्रा। ठीक है, लिखिए
प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक कार्ड्स को कहते हैं। जिनके माध्यम से बिना बैंक नोट के भी क्या की जा सकती है? शॉपिंग बोलते हो क्या आप? हाँ, इधर वाले डिपार्टमेंट क्या बोलते हो? शॉपिंग। हाँ, वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी लिख दूं क्या? अच्छा, इसके उदाहरण क्या क्या हैं? उदाहरण क्या क्या है बताओ। डेबिट कार्ड। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या होता है, कभी सोचा है आपने? सुन लो, पहले बैंक में पैसे जमा करवाओ, फिर उस कार्ड से भुगतान कर सकते हो, वो तो डेबिट कार्ड प्रीपेड हो गया। पहले आप कार्ड से भुगतान कर दो, महीने भर में जितना भुगतान किया वो बाद में चुका देना, वो क्रेडिट कार्ड पोस्ट पेड है ना। तो ये कैसा होता है और ये कैसा होता है? अच्छा, एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड भी कैसा होता है? एक तरह का डेबिट कार्ड ही हो गया ना। और एक प्रीपेड कार्ड भी बोलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड के जैसा होता है। ये इसके उदाहरण हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक मनी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक मनी। लिख दिया होगा सबने? दिक्कत तो नहीं है कोई? अरे दिक्कत तो नहीं है कोई? पक्का? चलिए, हेडिंग डालिए बनावट के आधार पर। नहीं लिखा है तो लिख लो भाई, ये नहीं लिखा है तो लिख लो। अगला लिखिए बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर एक बार देख लेना, बनावट के आधार पर जो मुद्रा होती है ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। बनावट के आधार पर जो मुद्रा होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक है धातु मुद्रा, मेटालिक मनी, है ना। और एक है कागजी मुद्रा कह दो या पत्र मुद्रा कह दो, है ना, पेपर मनी। सुन लो, धातु मुद्रा धातु की बनी होती है, और कितने प्रकार की होती है? प्रमाप धातु मुद्रा, स्टैंडर्ड जिसको बोलते हूं, सांकेतिक धातु मुद्रा, और सहायक धातु मुद्रा। ये कागज की बनी होती है,
और 4 प्रकार की होती है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, दूसरी परिवर्तनीय, पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा, और चौथी होती है प्रतिष्ठा कह दो या आदेश पत्र मुद्रा। एक एक करके पढ़ेंगे। मुद्रा कितने प्रकार की होती है? बनावट के आधार पर मुद्रा कितने प्रकार की होती है? एक धातु मुद्रा और एक पत्र मुद्रा। धातु मुद्रा धातु की बनी होती है, पत्र मुद्रा में सारे नोट आते हैं। धातु मुद्रा में क्या आता है? सिक्के। पत्र मुद्रा में क्या आते हैं? नोट, करेंसी नोट। और धातु मुद्रा में क्या आते हैं? सिक्के। कहो तो मिटा दूं इसको। लिख लिया सबने? अब एक एक करके पढ़ेंगे। प्रमाप धातु मुद्रा कौन सी है, सांकेतिक कौन सी है, सहायक कौन सी है। यस माय डियर बिटिया, आप पहले आ गए थे ना आज तो? फिर वापस क्यों चले गए थे? तो अभी आए हो? तो बोर्ड पर देखो एक बार। मैं ये कह रहा हूं बनावट के आधार पर मुद्रा 2 प्रकार की होती है। एक धातु मुद्रा जिसमें सिक्के शामिल होते हैं, और एक पत्र मुद्रा जिसमें सभी नोट शामिल होते हैं। ठीक है? धातु मुद्रा धातु की बनी होती है, पत्र मुद्रा कागज की बनी होती है। धातु मुद्रा 3 प्रकार की होती है, प्रमाप धातु मुद्रा, सांकेतिक धातु मुद्रा और सहायक धातु मुद्रा। और कागजी मुद्रा 4 प्रकार की होती है, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा और प्रतिष्ठा या आदेश पत्र मुद्रा। एक एक करके देखेंगे इनको। बोर्ड पर देखो भाई। सबसे पहले प्रमाप धातु मुद्रा। एक बार बोर्ड पर देखो, एक बार इधर देखो भाई। सिक्के के ऊपर लिखा हुआ मूल्य क्या कहलाता है? अंकित मूल्य। इधर सिक्कों की बात करेंगे ना अपन, धातु मुद्रा है तो। सिक्के के ऊपर लिखा हुआ मुद्रा मूल्य क्या कहलाता है? अंकित मूल्य। और उसमें जो धातु लगी हुई है वो कितने मूल्य की लगी हुई है? गोल्ड का सिक्का है तो उसमें ज्यादा लगी हुई होगी, चांदी के सिक्के में कम लगी हुई होगी, वर्तमान में जो गिल्ट के सिक्के चल रहे हैं उनमें और कम लगी हुई होगी, होती है ना। उसको बोलते हैं धात्विक मूल्य बोल दो, या आंतरिक मूल्य बोल दो, या वास्तविक मूल्य। तो वो सिक्के जिनमें लगी हुई धातु का मूल्य भी उतना है जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है, यानी वे सिक्के जिनका अंकित मूल्य किसके बराबर है? बराबर है किसके? वास्तविक लिख दें या धात्विक लिख दें, या बोलो आंतरिक लिख सकते हैं क्या? आंतरिक मूल्य। ये क्या कहलाती है? प्रमाप धातु मुद्रा। प्रमाप धातु। अब इसको लिखना चाहो तो
वह धातु मुद्रा जिसका अंकित मूल्य उसके वास्तविक धातु के आंतरिक मूल्य के बराबर होता है क्या कहलाती है? इसके उदाहरण क्या क्या हैं? स्वर्ण और रजत के सिक्के, गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन, है ना। दूसरी होती है सांकेतिक धातु मुद्रा। अब बोर्ड पर देखो, वर्तमान में जो सिक्के चल रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपए, और उसमें जो धातु लगी है वो लगी है 60 पैसे की, 1 रुपए की। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी जिसका अंकित मूल्य तो ज्यादा है और उसमें लगी हुई धातु का मूल्य कम है, वो क्या कहलाती है? सांकेतिक। तो लिख दो इसमें, जिसका अंकित मूल्य ज्यादा हो, वास्तविक मूल्य कम हो। अब ये पूरे सारे नाम लिखने जरूरी तो नहीं है ना, आप लिख लोगे समझ जाओगे ना। अच्छा, इसके उदाहरण बताओ। वर्तमान में प्रचलित गिल्ट के सिक्के। अभी जो सिक्के चल रहे हैं ना, उसमें कौन सी धातु लगी हुई है? गिल्ट। गिल्ट मतलब कच्ची चांदी होती है, ये भी बोल सकते हैं इसको, गिल्ट के सिक्के। और एक और थी सहायक धातु मुद्रा। सहायक सहायक धातु मुद्रा। एक बार समझ लो प्लीज, बोर्ड पर देखो, एक बार समझ लो प्लीज, बोर्ड पर देखो। आपको किसी को 68 रुपए और 50 पैसे का भुगतान करना है, 68.5 रुपए देने हैं। आप क्या करोगे? एक 50 रुपए का नोट देते हो, 10, 5, 2, 1 और 50 पैसे, ये सिक्के देते हो। ये तो होती है मुख्य मुद्रा और ये होती है सहायक मुद्रा। बात समझ में तो आ गई क्या? इसको लिखेंगे क्या? भुगतान को आसान बनाने के लिए जिन सिक्कों का उपयोग किया जाता है, भुगतान को आसान बनाने के लिए जिन सिक्कों का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? सहायक मुद्रा। ये बात समझ में तो आ रही है ना पूरी? दिक्कत तो नहीं है कोई भी? हाँ बिटिया, पक्का? चलो, मुख्य मुद्रा नोट के रूप में होते हैं, सहायक मुद्रा सिक्कों के रूप में होती है ना। याद रखना इस चीज को। केवल वो सिक्के जो जो एक भुगतान को आसान बनाने के उपयोग में लिए जाते हैं। मिटा दूं?
कहो तो मिटा दूं। मेरे को एक बात बताओ, समझ में पूरी चीजें आ रही हैं क्या? पक्का ना? मिटा दूं? अब देखो, पत्र मुद्रा कितने प्रकार की थी? 3 4। उससे पहले सुन लो एक बार, प्लीज एक बार सुन लो। कोई भी नोट जारी करने वाली अथॉरिटी, जैसे भारत में आरबीआई है, नोट जारी करने वाली अथॉरिटी और नोट जारी करती है तो उसके बदले स्वर्ण अपने पास कोष के रूप में रखती है। अच्छा, आप कहोगे क्यों रखा जाता है? भारत में तो सरकार की बात आपको माननी पड़ेगी, लेकिन वो नोट विदेश में भी आप भुगतान करने में देते होंगे किसी को, वो लोग मना कर देंगे, नहीं लेंगे। क्या गारंटी है ये नोट चलेगा? तो भारत सरकार कहती है कि टेंशन मत लो, आप जितने रुपए के नोट ले रहे हो ना, उतने मूल्य का तो हमारे पास स्वर्ण पड़ा है। ये आगे चलकर देखेंगे कि कितना स्वर्ण पहले रखते थे, अब कितना रखते हैं। रखने के पीछे लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको। तो भारत सरकार कहती है कि साहब हमारे पास स्वर्ण पड़ा है, अगर नोट नहीं चलेंगे तो आप तो हमें ला के दे देना, हम स्वर्ण दे देंगे आपको। क्लियर? इसको बोलते हैं, अच्छा, जितने मूल्य के नोट छापे उतने पूरे मूल्य का स्वर्ण यदि आरबीआई अपने पास रखता है तो उसको बोलते हैं 100% स्वर्ण का समर्थन प्राप्त। क्या बोलते हैं उसको? दूसरी चीज, नोट जारी करने वाली जो अथॉरिटी होती है वो नोट के ऊपर वचन देती है। जैसे नोट पे क्या वचन दिया हुआ है? मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। वैसे ही यदि ये वचन दे दिया जाए कि मैं धारक को 500 रुपये मूल्य के स्वर्ण में परिवर्तन का वचन देता हूं, तो उसे क्या कहेंगे? स्वर्ण में परिवर्तन का वचन। भारत में है नहीं रुपए पर, लेकिन हो सकता है ना ऐसा। स्वर्ण में परिवर्तन का वचन। कितनी बताई थी? 4। सबसे पहले लेते हैं अपन प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, दूसरी परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, तीसरी अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। एक बार 3 पढ़ेंगे, सुन लो। वो नोट, वो पत्र मुद्रा जिस पर 100% स्वर्ण का समर्थन भी प्राप्त है और उसको स्वर्ण में परिवर्तन का वचन भी उस पर दिया हुआ है, उसको बोलते हैं प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। वो पत्र मुद्रा जिस पर 100% स्वर्ण का समर्थन तो प्राप्त नहीं है, लेकिन स्वर्ण में परिवर्तन का वचन सरकार ने दे रखा है, क्या बोलेंगे उसको? परिवर्तनीय। वो मुद्रा या वो नोट जिन पर 100% स्वर्ण का समर्थन प्राप्त नहीं है और परिवर्तन का वचन भी नहीं दिया हुआ है, वो कहलाती है परिवर्तनीय पत्र मुद्रा। अपरिवर्तनीय। तुम कहो तो इनको एक एक करके वैसे लिखवाऊं या ऐसे लिखोगे? वैसे लिखोगे आप क्लास में तो क्या, एग्जाम में तो क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिख सकते हो? वह पत्र मुद्रा प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहलाती है जिस पर 100% स्वर्ण का समर्थन प्राप्त हो और स्वर्ण में परिवर्तन का वचन भी दिया हुआ
हो। ठीक है ना? वर्तमान में प्रचलित भारतीय नोट किसके उदाहरण है? अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के उदाहरण है। एक और होती है चौथी, कौन सी? प्रतिष्ठा कह दो या आदेश पत्र मुद्रा। ध्यान से देखना, सरकार के आदेश पर जारी की जाने वाली मुद्रा पत्र मुद्रा। वर्तमान में भारत में 1 रुपए का नोट सरकार के आदेश पर जारी होता है, बाकी तो आरबीआई जारी करता है। जारी की जाने वाली पत्र मुद्रा यानी कि नोट। ये 1 रुपए का नोट इसका उदाहरण है। बात समझ में आ गई क्या? इकोनॉमिक्स सच में बहुत इजी है अगर तुम लोग पूरी ईमानदारी से फिजिकली और मेंटली यहां बस बैठे रहे तो। और पहले दिन ही आपको बताया था रिलैक्स होके बैठना है, बस एकदम फुल एंजॉइंग मूड में, है ना? बस वो बात नहीं करनी है एंजॉइंग में, खाली एक चीज की कमी रहेगी। हाँ, आभासी मुद्रा है। बैंक पढ़ेंगे वहां पढ़ाऊंगा, बैंक पढ़ेंगे वहां पढ़ाऊंगा। ठीक है? बिटकॉइन आभासी मुद्रा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अभी आभासी मुद्रा क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, किसने डेवलप करी थी, कैसे होते, लिखवाऊंगा, बताऊंगा आपको पूरा, पक्का प्रोमिस। तुम भरोसा कर सकते हो, कुछ नहीं छोड़ूंगा जो आपके काम का होगा। कहो तो मिटा दूं भाई, पक्का ना? अब लिखिए, वैधानिकता के आधार पर मुद्रा। ये बनावट के आधार पर थी। अब लिखिए वैधानिकता के आधार पर मुद्रा, वैधानिकता के आधार पर मुद्रा, वैधानिकता के आधार पर मुद्रा। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा।
लिख दिया वैधानिकता के आधार पर मुद्रा। और सुन लो, ये भी 2 प्रकार की होती है, एक बार देख लो। वैधानिकता के आधार पर मुद्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की मुद्रा। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है वैध मुद्रा, इसको बोलते हैं लीगल टेंडर। और एक होती है साख मुद्रा, इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। एक होता है लीगल टेंडर और एक होता है क्रेडिट मनी। लिख लो। आपको पता होगा 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का देश की जनता के नाम एक संदेश, देश की जनता के नाम एक संदेश याद है? ए बिटिया जल्दी लिख, तुम लिखने में बहुत टाइम लगा रहे हो तुम लोग। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं लिखने की स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको। अब तुम लिखने में इतना टाइम लगा रहे हो, फिर समझोगे कब मैं कुछ बता रहा हूं वो चीजें। देखो, मोदी जी आए 8 बजे और क्या कहा उन्होंने? आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट क्या नहीं रहेंगे? लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये वर्ड बोला था, याद आया? और जैसे ये वर्ड बोला, 2 साल बाद आईएएस में पूछ लिया लीगल टेंडर क्या होता है। 2 साल बाद आईएएस के पेपर में पूछ लिया लीगल टेंडर क्या होता है। लोगों ने सुना ही नहीं था। तुम लोगों को आज भी अगर मैं नहीं बताऊं और डायरेक्ट पूछ लेना क्या बोला, तुम क्या कहोगे? नोट बंद हो जाएंगे। आप जाके पूछ लो चाहे किसी को भी, यही बोलेंगे नोट बंद हो जाएंगे, मोदी जी ने ऐसा बोला था। मोदी जी बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो ऐसा बोलेंगे। बहुत लीगल टेक्निकल टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं वो। देखो, ये कौन सी होती है? सरकार से मान्यता प्राप्त होती है, सरकार से मान्यता प्राप्त होती है। और ये सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं होती है, सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं होती है। अब सुन लो, ये मुद्रा अगर आप किसी के पैसे मांगते हो या आपसे कोई सामान खरीद रहा है, उसके बदले वो अगर सामने वाला इस मुद्रा में भुगतान करता है तो आपको वो भुगतान स्वीकार करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। आपको कोई भी भुगतान नोट या सिक्कों में यानी कि लीगल टेंडर के रूप में करता है, देन आप मना नहीं कर सकते, आपको भुगतान स्वीकार करना पड़ेगा। और ये कानूनी बाध्यता है। आप मना कर दोगे तो इसका मतलब तो फिर सरकार, मतलब आजकल क्या कर दिया उसको, देशद्रोह, देशद्रोह का मामला बनता है। नोट को मना लेने से मना करना, मुद्रा को स्वीकार करने से मना करना। हाँ, ये वाली मुद्रा, इसमें अगर आपको कोई भुगतान करता है ना, तो आप चाहो तो ले सकते हो और आप चाहो तो मना कर सकते हो। यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कानूनी बाध्यता नहीं है कि आपको भुगतान स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। तो भुगतान स्वीकार्यता कानूनी बाध्यता है और इधर नहीं है। तो फिर इधर भुगतान स्वीकार्यता आपसी विश्वास पर निर्भर करता है। आपको सामने वाले पे भरोसा है तो इसमें भुगतान ले लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। तो लिखो, भुगतान स्वीकार्यता की कानूनी बाध्यता होती है, भुगतान स्वीकार्यता की कानूनी बाध्यता होती है।
भुगतान स्वीकार्यता की और इधर यह भुगतान स्वीकार्यता की कानूनी बाध्यता होती है क्या? नहीं होती है। नहीं होती है। तो भुगतान स्वीकार्यता एक कानूनी बाध्यता नहीं होती है, तो फिर भुगतान स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे किस चीज पर निर्भर करता है? आपसी विश्वास पर। भुगतान स्वीकार्यता किस पर निर्भर करता है? आपसी विश्वास पर निर्भर करता है। अच्छा, इसके उदाहरण कौन से हैं सुन लो। सारे के सारे जितने भी नोट और सिक्के हैं वो तो वैध मुद्रा है, भुगतान लेना ही पड़ेगा, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। और जो साख मुद्रा है उसके उदाहरण है चेक, डीडी, इंश्योरेंस पॉलिसी। समझ रहे हो मेरी बात? कोई आपको उसमें भुगतान करे, आप मना कर सकते हो, साहब चेक नहीं लेंगे, कैश दे दो, मना कर सकते हो, इधर मना नहीं कर सकते। तो इसके उदाहरण क्या हैं? इसके उदाहरण हैं सभी नोट और सिक्के जो प्रचलित हैं, जो क्या होने चाहिए। अब आपको कोई 25 पैसे का सिक्का या 1000 रुपए का नोट ला के दे तो मना करोगे ही आप तो। प्रचलित सभी नोट और सिक्के। और इसके उदाहरण कौन से हैं? चेक, डीडी। अच्छा, डीडी जानते हो क्या? डिमांड ड्राफ्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? डिमांड ड्राफ्ट को। एक बार सुन लो, जब पहले चेक नहीं हुआ करते थे और पेमेंट एक दूसरी जगह भेजना होता था, तो आप अपने बैंक में पैसे जमा करवाते थे, उनको बोलते थे फलाने के नाम से डीडी बना दे, वो डीडी बना के देता था और वो अगले को भेज देते थे, अगला अपने बैंक अकाउंट में उसको जमा करवा देता था और उसके पास पैसे आ जाते थे। क्लियर ना? इसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट। और बीमा पॉलिसी, ये इसके उदाहरण हैं। अच्छा, नोट और सिक्के कौन जारी करता है? तो वैध मुद्रा जारी कौन करता है भारत में? आरबीआई और भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। आरबीआई और भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। और ये कौन जारी करता है? चेक, डीडी, ये वाणिज्यिक बैंक। कौन जारी करता है? वाणिज्यिक बैंक। तो ये कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और आरबीआई। और ये कौन जारी करता है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी की जाती है। वाणिज्यिक बैंक जारी करते हैं। वाणिज्यिक बैंक जारी करते हैं। मिटा दूं आपका हो तो? पक्का ना? बोर्ड पर देखो, ये फिर 2 प्रकार की होती है। ये फिर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है?
एक होती है सीमित वैध मुद्रा, सीमित वैध मुद्रा, और एक होती है असीमित वैध मुद्रा, असीमित वैध मुद्रा। सुन लो, आप किसी के पैसे मांगते हो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मांगते हो, अगला आपको सिक्कों का एक ट्रक भर के ला के खड़ा कर दे, ले लो, लेना पड़ेगा। लीगल टेंडर है भाई, लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा ना? एक सीमित मात्रा में भुगतान स्वीकार्यता की कानूनी बाध्यता हो, वो सीमित वैध मुद्रा। मना नहीं कर सकते, लेकिन एक सीमित मात्रा में। सिक्का निर्माण विधेयक 2009 के अनुसार 2000 रुपए मूल्य के सिक्के तक अगर कोई देता है तो लेना पड़ेगा। असीमित वैध मुद्रा किसी भी सीमा तक भुगतान स्वीकार्यता की, असीमित मात्रा में भुगतान स्वीकार्यता की कानूनी बाध्यता हो। क्लियर? सभी सिक्के इसके उदाहरण है, सभी नोट असीमित के उदाहरण है। ठीक है ना? हाँ जी। सीमित मात्रा में भुगतान स्वीकार्यता की कानूनी बाध्यता हो। इसके उदाहरण क्या हैं? सिक्के, और इधर बात करें तो असीमित मात्रा में भुगतान स्वीकार्यता की कानूनी बाध्यता हो। और इसके उदाहरण क्या हैं? सभी नोट। मेरा ऐसा मानना, आपको समझ में तो आ रहा होगा, पूरा समझ में आ रहा है ना? सही बता रहा था ना कल? वो टॉपिक टफ वाले हो गए, ये एकदम इजी वाले बच्चे हैं सारे। सही बता रहा था ना? तो तुम लोग मेरी बात मानते नहीं हो, मैं तो सही बोल रहा हूं। अब एक बात बताओ, वो मांग पूर्ति तुम कह रहे हो टफ नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या कहोगे? वेरी सिंपल, क्या कहोगे? इकोनॉमिक्स इज हाँ। अब देखो, अब एक नाम पढ़ते हैं अपन, साख सृजन। साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन। अच्छा, पढ़ने से पहले एक बात बताओ मेरे को। अरे ये जल्दी लिख लिख लिया क्या? बच गया? तो काहे को परेशान हो रहा है? मस्त रहे, बी रिलैक्स। आप एक बात बताओ, बैंक वाले आपसे जो धन जमा करते हैं ना, उस पर एफडी पर 8% तक लोन वो ब्याज दे देते हैं। समझना इस चीज़ को, 8% ब्याज दे रहे हैं। और जब लोग उनके पास में लोन लेने जाते हैं ना, तो बैंक वाले उनको 4% पर भी लोन दे देते हैं।
4% ब्याज पर भी लोन दे देते हैं। बैंक जमाओं पर कितना ब्याज देता है? 8% तक। और लोन पर ब्याज लेता कितना है? 4% तक। फिर भी बैंक कमा रहा है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? हैं? बड़ी कंपनी में निवेश क्या करते हैं? मैं कह रहा हूँ लोन लिया, बैंक का काम क्या है? लोन लेना, लोन देना, सॉरी जमाएं स्वीकार करना और ऋण देना, मुख्य दो ही काम है। बैंक वाले तेरे को तू जमा करवाएगा, उन पे 8 रुपए 100 रुपए पे ब्याज दे रहा है, और वही पैसा बैंक ने इनको उधार दे दिया, इनसे वो 4 रुपए ले रहा है ब्याज के। अब बताओ, कभी ये सोचने वाला मुद्दा है ये कि बैंक कमाता कहाँ से है ना? सोचने वाला मुद्दा दिमाग में आया ही होगा कभी तो। मेरे भी आता है, कमाते कहाँ से हैं? बैंक क्या करता है? साख सृजन का काम करता है। साख सृजन होता क्या है वो समझ लो पहले। एक आदमी है ए, उसने बैंक में कितना जमा करवाया? उसके पास 100 रुपए थे, बैंक में 100 रुपए जमा करवा दिए। बैंक क्या करता है? जनता की बचतों को जमाओं के रूप में स्वीकार करता है और इन जमाओं के आधार पर ऋण देता है। इस जमा के आधार पर बी को लोन देगा। कितने रुपए लोन देगा? 100 का लोन नहीं देगा। बैंक को कुछ सीआरआर और एसएलआर रखना पड़ेगा। नाम सुना हुआ लग रहा है क्या? सभी बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग, ये मान लो कि 5% है, मान लो कुल जितनी भी जमाएं होंगी उनका 5% तो आरबीआई के पास नगद कोष के रूप में रखना पड़ेगा, और एक निश्चित प्रतिशत भाग स्वयं के पास रखना पड़ेगा, ताकि कोई भी ग्राहक पैसा निकालने जाए तो उसको मना नहीं करे, तुरंत भुगतान कर दे। 15% मान लो तो 20% हो गया। 15 + 5 20% रख लेगा और 80 रुपए किसको लोन दे देगा? बी को। ये जो 80 रुपए हैं ये बी को लोन नहीं देगा, नगद नहीं देगा। लोन तो देगा, नगद नहीं देगा। उसको बोलेगा तेरा अकाउंट खोल, बैंक में अकाउंट खोलेगा और उस अकाउंट में जमा कर देगा 80 रुपए। ये फिर जमा आ गई। इस जमा के आधार पर फिर 20% कम करके इस जमा के आधार पर किसको? सी को लोन दे देगा। कितना? 64 रुपए मान लो, 65 रुपए मान लो। समझ में आ रही है मेरी बात? कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इसलिए लिख रहा हूं मैं। फिर उसको कहेगा अच्छा ये भी 15 रुपए क्या कर लिया? वो सीआरआर एसएलआर। अब फिर इसको कहेगा कि नगद नहीं देंगे, अकाउंट खोल उसमें जमा करेंगे। इस जमा के आधार पर फिर लोन देंगे किसको? डी को। कितना? 50 रुपए। ठीक है, ये भी जमा होगी। इस जमा के आधार पर फिर लोन देंगे कितना? 40 रुपए, 20% कम करके। इस जमा के आधार पर फिर लोन देंगे किसको? एफ को। कितना? 32 रुपए मान लो। इस जमा के आधार पर फिर लोन देंगे जी को। कितना? 25 रुपए। ये क्रम चलता रहेगा। बैंक में जमा कितनी हुई? ये जमा है, ये सारे के सारे लोन हैं। इस जमा पे बैंक कितना ब्याज दे रहा है? 8 रुपए। 80 पे, 65 पे, 50 पे, 40 पे, 32 पे, 25 पे, इन सब पे कितना कितना % ले रहा है? 4%। कमाएगा कि नहीं कमाएगा? कमाएगा ना। रुपए कितने थे? रुपए कितने थे? 100। ए कह रहे हैं मेरे खाते में 100 पड़े हैं, पड़े हैं। बी कह रहा है मेरे खाते में 80 पड़े हैं, पड़े हैं। सी कह रहा है मेरे खाते में 65 पड़े हैं, पड़े हैं। डी कह रहा है मेरे खाते में 50 पड़े हैं, पड़े हैं। ई कह रहा है मेरे खाते में 40, एफ के खाते में 32 और जी के खाते में 25, और नीचे और चलते जाएंगे तो और पड़े पड़े। रुपए मार्केट में हो कितने गए? 100 के 500 हो जाएंगे।
नीचे तक जाओगे ना 400 ये हो जाएंगे। टोटल कितना हो गया? ये क्या है? नगद कोष। ये 400 क्या है? साख मुद्रा। साख मुद्रा 100 रुपए मुद्रा थी, उसको बढ़ाकर कितना बना दिया? 500 बना दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साख सृजन। बात समझ में आ गई क्या? हेडिंग डालो साख सृजन। अच्छा, अब मन में ऐसे हो रहा होगा, 1 मिनट सुन लो। मन में ऐसे हो रहा होगा कि ये सब लोग पैसे निकालने चले जाएं तो इनको बैंक देगा कहां से? भाई ये एक ही दिक्कत आएगी आपको। अच्छा, अभी दिक्कत में हेड़ देंगे आपकी, अभी देखना। दिक्कत तो आने ही नहीं देंगे। क्या इतने बड़े बैंक में 100 ही जमा होंगे? लो 100 करोड़ बैंक में 100 करोड़ तो जमा होते होंगे, लाखों करोड़ जमा होते हैं। लोन कितना देगा? अब नगद कोष कितना है? नगद कोष कितना है? साख मुद्रा कितनी है? कुल मुद्रा कितनी है? बैंक के पास 100 करोड़ तो ही। बैंक में कोई निकालने जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़। इससे ज्यादा तो कोई नहीं निकालता। इससे बड़ा ट्रांजैक्शन होता है तो क्या करते हैं? चेक देते हैं। और नहीं तो आजकल मोबाइल में इधर से लेस और उधर प्लस। बैंक क्या करेगा? इधर से माइनस कर देगा 10 करोड़, इधर प्लस कर देगा 10 करोड़। ना कैश आया ना गया। बताओ कैश की दिक्कत आएगी क्या? और कोई लेने आएगा भी तो उसके पास 100 करोड़ तो पड़े ही हैं। 100 करोड़ बहुत होते हैं, नहीं आएगी ना। 100 में दिक्कत थी, करोड़ लगा दिया तो दिक्कत नहीं है। और बैंकों में जमा 100 ही नहीं होते, करोड़ों में होते हैं, लाखों करोड़ में होते हैं। फिर भी मान लो 100 करोड़ से भी ज्यादा कोई निकालने आ जाए तो फिर बैंकों के कैश चेस होते हैं, जहाँ कैश पड़ा रहता है, और उसमें दूसरे बैंकों का कैश भी पड़ा रहता है। बैंक उनसे कॉल करके पैसे मंगवा लेते हैं तुरंत। जब उनको एक लेवल से कम हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं? कॉल मनी मार्केट में जाते हैं, दूसरे बैंक को कहते हैं आज के लिए इतने पैसे दे। अच्छा, निकाल भी लेंगे तो क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? भाई मैं पैसे निकालूंगा तो किसके लिए निकालूंगा? किसी को भुगतान करने के लिए। मैं निकाल के लाऊंगा, तुम में से किसी को दूंगा, तुम वापस बैंक में जाके जमा करवा दोगे, तुम्हारे पास रहना तो है नहीं। तो बैंक में ये दिक्कत नहीं आती है। समझ में आ गई बात? चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए साख सृजन। इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, बशर्ते इसको समझा जाए, नहीं तो इजी नहीं है। कैसे हंस रहा है भाई? ठीक है, समझ में आ रहा है? साख सृजन लिख दिया, क्रेडिट क्रिएशन लिखिए। बैंक जनता की बचतों को जमाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। बैंक क्या करते हैं? जनता की बचतों को जमाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। जमाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। कोमा, इन जमाओं के आधार पर ग्राहकों को ऋण देते हैं। इन जमाओं के आधार पर ऋण देते हैं। ऋण देते हैं, इन जमाओं के आधार पर ऋण देते हैं। मैंने क्या लिखा है? बैंक ग्राहकों की बचतों को जमाओं के रूप में स्वीकार करते हैं।
इन जमाओं के आधार पर ऋण देते हैं। ऋण की राशि ग्राहक को नगद नहीं देकर, ऋण की राशि ग्राहक को नगद नहीं देकर ऋण की राशि ग्राहक को नगद नहीं देकर उसके खाते में जमा कर दी जाती है। उसके खाते में जमा कर दी जाती है। इस जमा के आधार पर पुनः ऋण देते, अन्य ग्राहक को ऋण देते हैं। इस जमा के आधार पर अन्य ग्राहक को ऋण देते हैं। इस जमा के आधार पर अन्य ग्राहक को ऋण देते हैं। ऋण देते हैं। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। बार बार दोहराई जाती है, जिससे मुद्रा की आपूर्ति कई गुना बढ़ जाती है। जिससे मुद्रा की आपूर्ति कई गुना बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को साख सृजन कहते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को साख सृजन कहते हैं। बात समझ में तो आ रही होगी ना पूरी? दिक्कत तो नहीं है कोई भी? अब ये नहीं लिखना है, मैंने इसको लैंग्वेज देके लिखवा दिया। समझ में आ गया पूरा? अब देखो, दो वर्ड हैं, अब समझ में आएंगे ये, करेंसी और मनी। करेंसी को हिंदी में बोलते हैं चलन। क्या बोलते हैं? और मुद्रा को हिंदी में, मनी को हिंदी में बोलते हैं मुद्रा। अब सुन लो, जितने भी नोट और सिक्के, बैंक नोट और सिक्के हैं, उनको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? सभी बैंक नोट और सिक्कों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। जितने भी नोट और सिक्के हैं उनको करेंसी कहते हैं। अब नोट और सिक्कों के अलावा भुगतान के अन्य माध्यम, भुगतान के लेन देन के अन्य माध्यम, जैसे मांग जमाएं हो गई, बैंकों की जमाएं हो गई। और बैंकों की जमाओं के आधार पर बैंक क्या करता है? चेक इश्यू करता है, जमा के आधार पर ही तो करता है। डीडी इश्यू करता है, वो भी अगर उसमें शामिल कर दी जाए तो वो क्या बन जाएगी? मुद्रा। तो मुद्रा में क्या होगा? चलन प्लस लेन देन के अन्य माध्यम। अब चलन में तो क्या है? नोट और सिक्के। चलन में तो क्या है? बैंक नोट और सिक्के। और लेन देन के अन्य माध्यम में क्या है? बैंकों में जमाएं, जिन पर बैंक क्या जारी करते हैं? चेक और डीडी जारी करते हैं। ये कौन सी अवधारणा है? संकुचित
चलन छोटा है ना, और वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें चलन भी है और चलन के साथ साथ लेन देन के अन्य माध्यम भी हैं। तो ये संकुचित अवधारणा है, और ये कैसी है? वृहद अवधारणा है ना। ये नैरो कॉन्सेप्ट है, वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्यों है वृहद? क्या ये लिख सकता हूं कि चलन मुद्रा का ही एक भाग होती है? करेंसी इज द पार्ट ऑफ मनी। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? पक्का ना? लिख दो। वो 100 करोड़ रुपए तो करेंसी थी, 100 करोड़ नहीं थी वो। उस पे मत जाओ, डायरेक्ट देखो कि आपके हाथ में कैश के रूप में कितना है, सिक्के और नोटों के रूप में कितना है। पूरी भारत में सभी लोगों के पास, सभी संस्थाओं के पास नोट और सिक्कों के रूप में कितना है? वो तो क्या है? करेंसी, चलन। और उसके अलावा बैंकों में जमाओं के रूप में कितना है, वो भी जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? मुद्रा। एक छोटी सी बात पूछूं, एक छोटी सी बात, सोचने लायक बात है। आपने देखा कि 1000 और 500 रुपए के नोट जब लीगल टेंडर नहीं रहे थे, विमुद्रीकरण हुआ था, सुन लो एक बार प्लीज। जब विमुद्रीकरण हुआ था उस टाइम में टोटल कितने मूल्य के नोट थे 1000 और 500 के? लगभग 16 लाख करोड़ के। तो क्या हिंदुस्तान में सभी लोगों के पास में इतनी ही मुद्रा है? ना, वो तो करेंसी थी, वो तो करेंसी थी। अब 16 लाख करोड़ तो अकेले अडानी अंबानी के पास में पड़े होंगे इतने, तो इससे ज्यादा तो अडानी अंबानी दो के पास में ही मिल जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो फिर मुद्रा में तो क्या होता है? करेंसी भी है, प्लस करेंसी के अलावा और क्या है? बैंक में जमाओं के रूप में जो पड़ा है वो भी है। क्लियर? लिख लो।